स्वागत है आपका A1 न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ परवेज अंसारी। पैनी नज़र सामाजिक संस्था एक ऐसी संस्था है जो आपने चर्चे सुने होंगे, आए दिन धरने पर बैठती हैं सामाजिक मुद्दों को लेकर, कहीं सड़क निर्माण तो कहीं पुलिया तो कहीं आवारा पशुओं को लेकर शासन व प्रशासन को जगाने का काम करती हैं। आज हमारे साथ बनी हुई है पैनी नज़र सामाजिक संस्था की प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार जी। सुनीता गंगवार एक ऐसा नाम है जो बरेली में ही नहीं पूरी यूपी में छाया हुआ है। आज हम उनसे बात करेंगे पैनी नज़र सामाजिक संस्था क्या है और उसका मकसद क्या है। सुनीता जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। सुनीता जी, जानना चाहेंगे आपकी जो पैनी नज़र सामाजिक संस्था, आपने एक संस्था को जन्म दिया, क्या है पैनी नज़र सामाजिक संस्था? देखिए, पैनी नज़र सामाजिक संस्था एक ऐसा मंच है जो जनहित की समस्याओं को शासन व प्रशासन को बताने व प्रशासन और शासन से समाधान लाने के लिए एक जनता की लड़ाई का मंच है समाधान हेतु। पैनी नज़र सामाजिक संस्था की कब शुरुआत हुई थी और इन क्या क्या कार्य किए हैं? देखिए, वैसे तो मैं 5 या 6 साल मुझे हो गए हैं जनहित की समस्याओं को देखती हूँ। जहाँ भी कोई भी मुझे अवगत कराता है, कोई भी बताता है, तो मैं वहाँ जाकर ज़रूर देखती हूँ और वो जनहित की अगर समस्या है तो मैं उसका प्रशासन तक अवश्य पहुंचाती हूँ। तो ऐसा कार्य करते हुए मुझे 5 साल हो गए। संस्था का निर्माण तो मैंने अभी किया है, 1 वर्ष हुआ है, लगभग 1 वर्ष होने जा रहा है संस्था के निर्माण को। और इससे पहले मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ था करीब 2016 में। डड़िया फैजुल्ला गांव है, वहाँ पर साइफन नहर है, नहर पे जो एक साइफन है, डैम बना हुआ है, तो वहाँ पर कोई जाने का रास्ता नहीं था। वहाँ गांव के लोग जो है, गांव के प्रधान हैं, वहाँ पटरी बनाकर बांस की पतली सी पटरी बनाते थे और पटरी पर से निकलते थे। और उस पर जो गांव के प्रधान हैं वो 5 रुपये आने के और 5 रुपये के जाने से प्रत्येक सवारी से उगाही करते थे। तो उस समय फिर लोगों ने मुझसे संपर्क किया कि मैडम, यहाँ पर एक ऐसा ये समस्या है कि जो आज तक कभी भी यहाँ पे एक पुलिया की आवश्यकता रही है और पुलिया नहीं बनी है, पटरी से काम चलाया जा रहा। फिर मैंने वहाँ जाकर स्वयं देखा तो मैं देखकर दंग रह गई। और वहाँ पे मैंने करीब काफ़ी बुजुर्ग थे, एक उनकी उम्र 90 के करीब रही होगी, तो वो बोले कि मैंने अपनी ज़िंदगी में यहाँ पर कभी कोई पुलिया नहीं देखी। यानी कि कहने का मतलब है कि ये जब से ये नहर बनी है तब से इसी तरह से लोग गाँव से निकल रहे हैं। तब मैंने वो मुद्दा उठाया था और उसको लेकर प्रशासन को कई बार ज्ञापन देकर उस पर बड़ा संघर्ष करना पड़ा। तब जाके उस समय अखिलेश सरकार थी यूपी में, और फिर लगभग मुझे 2 साल संघर्ष करने के पश्चात जो है अखिलेश सरकार ने उस पर 16.5 लाख का बजट पास किया था। उस बजट के पास होने के पश्चात फिर उस पुलिया का PWD विभाग ने निर्माण करवाया और लगातार मैं PWD से संपर्क भी करती रही। तब जाके उसका 2-2.5 साल संघर्ष करने के बाद पुलिया का निर्माण हुआ, जिससे लोगों का आवागमन वहाँ सुगम हुआ। और करीब वो 70 गांव के लोग उससे प्रभावित थे और वो नवाबगंज का एक लिंक रोड था। तो उस कामयाबी के बाद जो है जहाँ पर भी इस तरह की समस्याएं होती लोग बताते हैं तो मैं अवश्य जाती हूँ। और संस्था का निर्माण मैंने अभी 1 वर्ष पूर्व किया है। सुनीता जी, जानना चाहेंगे, जैसा कि कई लोग समाज सेवा करते हैं, स्वयं समाज सेवी कहलाते हैं, लेकिन आपने संस्था के माध्यम से जो समाज की सेवा आप कर रही हैं, ये आपके मन में विचार कब और कैसे आया था? देखिए, संस्था की मंच से एक बात होती है कि आप किसी पार्टी में हैं और अपने आप को समाज सेवी कहते हैं तो लोग उसे राजनीतिक नज़रिए से देखते हैं। संस्था एक अराजनीतिक संगठन है और इसका राजनीति से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ना ही संस्था कोई चुनाव लड़ने जा रही है और ना ही संस्था चुनाव के लिए बनी है। संस्था एक समाज हित के मुद्दों को प्रशासन को बताने का एक माध्यम है। और जैसे कि अगर आप व्यक्तिगत कोई समस्या लेकर प्रशासन से बात करते हैं तो प्रशासन आपसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता। जो हमारी आज ऐसी शासन और प्रशासन की कार्यप्रणाली बन चुकी है, जो जनता की आवाज़ को आज सुना नहीं जा रहा, दबाया जा रहा है, तो इसको मैं एक संस्था के माध्यम से, संस्था के मंच से वो बात मैं कहती हूँ। संस्था के मंच से कहने से एक व्यक्तिगत से फ़र्क हो जाता है, बल आता है उसमें। संस्था यानी कि एक संगठन का नाम है। संस्था अपने आप में अकेली नहीं मानी जाती, वो एक संगठन का नाम
कहा जाता है। तो इसलिए संगठन में ताकत होती है और व्यक्तिगत कहने में वो बात नहीं होती है। तो अब तक आपने अपनी संस्था से क्या क्या कार्य किए हैं? इसमें तो संस्था के माध्यम से, जबकि लॉकडाउन के समय संस्था का निर्माण हुआ था और उसके बाद 5-6 महीने तो संस्था ने कोई कार्य नहीं कर सकती थी क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था। उसके बाद से संस्था ने कार्य आरंभ किया। सबसे पहले टांडा सेथल मार्ग की समस्या जो काफ़ी समय से लोग हमें बता रहे थे, तो टांडा सेथल मार्ग के निर्माण के लिए संस्था ने वहाँ 11 दिन का धरना भी किया, 7 दिन का धरना भी किया। वो लड़ाई चल रही थी, धरना तो बाद में किया था। और उसके बाद जो है उस पर अभी भी जो है उस पर एक फर्जी उद्घाटन हुआ था जिसको संस्था ने उजागर किया। फर्जी उद्घाटन को हमारे माननीय विधायक जी ने वहाँ पर एक प्रधानी के चुनाव के चक्कर में, एक प्रत्याशी को जिताने के चक्कर में उस रोड का कहना चाहिए शिलान्यास तक कर दिया और फीता भी काट दिया, जबकि ना तो शिलान्यास हुआ था वहाँ पर और ना ही कोई ऐसी कोई घटना लोगों ने बताई। तो उसको जो सच्चाई थी वो लोगों तक संस्था ने पहुंचाई। एसडीएम साहब के माध्यम से वो सच्चाई वहां तक पहुंची। और कई ऐसी आवारा पशु जैसे कि ये सांड जो हैं, सांडों से लोग इतना परेशान हैं, बल्कि नवाबगंज ही नहीं पूरे यूपी में ये समस्या बनी हुई है सांडों की। ये सांड घूम रहे हैं, गौरक्षक बने हुए हैं, गौरक्षक को सरकार सहायता भी दे रही है, उनको गायों के पालने के लिए, जानवरों को पालने के लिए स्थान भी मुहैया करा रही है, उनको फंड भी दे रही है। तो ये सब फंड जा कहाँ रहा है? संस्था ये सवाल कर रही है प्रशासन से और शासन से भी पूछ रही है। बराबर संस्था इस मुद्दे पर अपने काम कर रही है, लेकिन आज भी प्रशासन ने कोई भी संस्था को इस पर संतोषजनक जवाब भी नहीं दिया है और कोई भी आश्वासन ऐसा नहीं दिया है कि आवारा पशुओं से लोगों की रक्षा की जाए। जी, जानना चाहेंगे, जैसा कि आपका फोकस ज़्यादातर सड़कों को लेकर होता है, सड़कों को लेकर आप प्रशासन तक आवाज़ को उठाती हैं, आखिर सड़कों की ही क्या समस्या है बनी हुई? नहीं, समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन मैं सड़कों की बात इसलिए करती हूँ कि सबसे पहले हमारे रास्ते में रुकावट जो बनती है वो सड़क बनती है। अगर हम कहीं आ रहे हैं तो जब वो सड़क इतनी ख़राब होती है तो हमें आते हुए 4 घंटे लग जाएंगे। तो ऐसी सबसे पहले तो हमें उसी पर लड़ाई लड़नी चाहिए। जैसे कि ये आपने देखा होगा पीलीभीत बरेली मार्ग पर कलापुर के पास एक सकरी पुलिया है जो बरसों से लोग उस पर जाम में फंसते आ रहे हैं और उसकी पीड़ा को झेलते हुए आ रहे हैं। और बल्कि एक बरेली शहर नहीं प्रभावित है, बरेली जिला नहीं प्रभावित है, वो एक हाईवे है, उस पर दूसरा स्टेट भी जुड़ा हुआ है, कई जिले प्रभावित हैं। तो बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारे माननीय सांसद जी 40 साल से यहाँ पर जनता उन्हें सम्मानित करती आई है और उन्हें सांसद बनाती आई है, लेकिन उन्होंने जनता के हित में क्या कार्य किया, कितना सम्मान दिया कि इस पुलिया के जाम में आज भी वो फंस रहे हैं और फंसते आ रहे हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं दिखाई देती है। तो संस्था ने सर्वप्रथम उस पर कदम उठाया और उसकी आवाज़ 2 बार जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया। जब उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, उस पर कोई आश्वासन नहीं मिला, उस पर कोई उत्तर नहीं मिला प्रशासन का, तो मजबूर होकर संस्था ने कलापुर की पुलिया पर ही 11 दिन का जनवरी में ठंड के महीने में धरना दिया। उसके बाद NHAI ने संस्था को लिख कर दिया, 148 करोड़ बजट का टेंडर की कॉपी दी और ये लिख कर दिया जितनी भी 74 किलोमीटर मार्ग का इसको बनाया जाएगा, यानी कि यहाँ से बरेली से स्टार्ट होगा, सितारगंज तक बनेगा वो मार्ग और उस पर जितने भी पुल पुलियाँ हैं वो सारी मरम्मत की जाएंगी, चौड़ी की जाएंगी। लेकिन संस्था का सबसे बड़ा फोकस जो था वो कलापुर की पुलिया पर था। तो संस्था ने ये जवाब मांगा था कि सबसे पहले आपको कलापुर की पुलिया का चौड़ीकरण करना है। तो उन्होंने उसका आश्वासन दिया है कि सर्वप्रथम जो काम लगेगा वो कलापुर की पुलिया से ही आरंभ किया जाएगा चौड़ीकरण का। तो हम अप्रैल तक संस्था इंतजार कर रही, क्योंकि उन्होंने अप्रैल तक का समय मांगा है और उस पर इंतजार करने के बाद अगर नहीं करते तो फिर से संस्था सवाल उठाएगी। जी, जानना चाहेंगे, जैसा कि आवारा पशुओं की आपने भी बात कही थी, आवारा पशुओं को लेकर हालांकि किसानों की फसलें भी बर्बाद हो रही हैं, काफ़ी समस्याएं बनी हुई हैं। आपने कई बार स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन देकर भी मांग की है पकड़वाने की, आखिर उसका क्या कोई असर हुआ है अब तक? नहीं, अभी प्रशासन के ऊपर कोई असर नहीं हुआ है
आवारा पशुओं से एक गांव नहीं, हर गांव से शिकायतें आ रही हैं और कितने लोगों की जान ले चुके हैं आवारा पशु और गंभीर रूप से लोगों को घायल कर चुके हैं। तो सरकार ऐसे मामले में, प्रशासन ऐसे मामले में कैसे खामोश रह लेता है? ये सवाल संस्था बराबर उठा रही है। क्या पशुओं की जान की कीमत है और इंसानों की जान की कीमत नहीं है? क्योंकि अभी आप अगर कोई भी पिछली घटनाएं उठाकर देखें, यदि कोई सांड घायल हो जाए, कोई गाय घायल हो जाए, ये तो इतनी हाय तौबा, तमाम दल हैं, बजरंग दल है और हिंदू परिषद दल है और गौ रक्षक निकल के आ जाते हैं। तो जब ये गतिविधियां हो सकती हैं तो प्रशासन के पास सारी पावर आ जाती है, इनको पकड़ो, उनको पकड़ो, उधर जेल में डालो, ये गतिविधियां चालू हो जाती है। लेकिन एक सांड द्वारा जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो कोई कार्रवाई नहीं, उनसे गौरक्षकों से कोई सवाल नहीं किया जाता है कि आपको जब गौरक्षा का जब भार दिया गया है, आपको फंड दिया गया है, तो आप ये पशु कैसे घूम रहे हैं, उनके ऊपर कोई लगाम नहीं कसी जाती है। तो ये एक तरह से मतलब कहना चाहिए कि ये सरकार जो है इंसानों के प्रति बिल्कुल उदासीन है और केवल जानवरों को एक मोहरा बनाती है अपनी राजनीति करने का, जिसका शिकार आम जनता हो रही है। तो मैडम आगे आप किस तरह के मुद्दे उठा रही हैं? आगे क्या प्लानिंग है? नहीं, अभी मेरी मुद्दे से मतलब नहीं है। संस्था जो है, जो भी समस्याएं सामने आती है, जैसे अभी हाल में एक खिजरपुर में एक जो करीब नाबालिग लड़का था, एक विद्यार्थी था, हाई स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा था, वो गायब हो गया था 5 महीने से। जब संस्था को उसकी जानकारी लगी, मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई, तो संस्था ने वहाँ जाकर उस परिवार से भेंट की और उस बच्चे के बारे में पूरी जानकारी उसके माता पिता से हासिल करी। उसके बाद संस्था ने आश्वासन दिया था कि हम लोग पूरी तरह से उनकी सहायता करेंगे बच्चे को ढूंढवाने में। तो 9 फरवरी को पैनी नज़र सामाजिक संस्था ने अपना ज्ञापन एसएसपी महोदय को बरेली में सौंपा और उसके बाद लगातार पुलिस से जानकारियां हासिल करते रहे हम लोग और पुलिस से उस बच्चे के संपर्क में आए हुए जितने भी लड़के थे और जिनके कहने से वो लड़का यहाँ से गया था, जिसके बहकाए जाने के कारण वो लड़का गया था, जैसा कि उसने वापस आकर बताया है। तो उन लड़कों से संस्था ने पुलिस के द्वारा संपर्क किया, उनसे कहा मिलने के लिए, हम लोगों ने बात की और उनसे अलग अलग हमारे पदाधिकारियों ने, हमारी पूरी टीम ने बात करी। बात करने के बाद उसमें कुछ संदेहात्मक चीज़ें निकली थी जिसकी की जानकारी हमने पुलिस को नहीं दी थी और वो हमने अपने स्तर तक रखी थी। उसके क्योंकि ऐसा था कि कहीं ना कहीं हमें डर था कि अगर पुलिस के द्वारा लीक हो गई तो गड़बड़ हो सकता है, फिर लड़का मिलने में दिक्कत हो सकती है। फिर हमने अपने स्तर से एक लड़के को, जो कि उसी लड़के का दोस्त था, उसको लगाया, उसके मोबाइल नंबर को सर्चिंग के लिए उसकी कोई भी इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कहीं भी कोई आईडी उसकी सर्च करने पे लगा दिया। उसके बाद सर्च करते करते उसकी इंस्टाग्राम पे आईडी मिली संस्था को और उसके बाद उससे उसका नंबर लिया। फिर उस नंबर के सहारे उसको उसकी दोस्त के माध्यम से उससे बात करवाई। बात करवाते हुए उस लड़के का पता चला, फिर उसके पिता से लाइन पर लेकर उसकी शिनाख्त करवाई कि हाँ ये लड़का आदिल ही है। उसके बाद जो है संस्था ने पुलिस को वो नंबर दिया, जिस पर फिर पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए उस लड़के को प्राप्त किया। तो आज वो लड़का सकुशल अपने घर पहुंच चुका है और परिवार के बीच में है और खुशी है मुझे इस बात की कि एक माँ बाप को उसको खोया हुआ बेटा मिल गया। मैडम, जिस तरह से आपने एक बच्चे को उसके माता पिता से मिलाया, काफ़ी सराहनीय कार्य है आपका। और जैसा कि क्षेत्र में लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं कि मतलब आपकी संस्था पैनी नज़र जो है एक राजनीति की तरफ जो है इशारा करती है, मतलब विधानसभा, आने वाली विधानसभा को लेकर आपकी तैयारियां हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, राजनीति का चश्मा तो जो राजनीति नेता होते हैं वो पहनाते ही हैं, जनता को भी पहनाते हैं कि उस एंगल से उसको देखा जाए। तो संस्था का काम बिल्कुल राजनीति करना नहीं है। और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मेरे बारे में कई प्रकार के कई लोग भी ये मुझसे भी कह चुके हैं कि आप चुनाव लड़ने वाले हैं। मैंने कहा नहीं, मैं कोई चुनाव लड़ने वाली नहीं हूँ। अब तक 5 साल पहले भी ये बात कहते थे लोग कि आप चुनाव लड़ना चाहती हैं, आप चुनाव के लिए वो कर रही हैं, लेकिन मैंने आज तक 5 साल हो गए, मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि राजनीति और क्या चीज़ है। अगर एक नेता चुना जाता है तो चुना जनता के द्वारा ही जाता है। जनता और नेता का जो रिश्ता होता है वो 50-50 का पार्टनर होता है, ये समझ लीजिए। बिना नेता के
जनता का काम नहीं होगा और जनता के बिना नेता नहीं चुना जा सकता है। तो दोनों जो है एक दूसरे के पूरक हैं। तो जनता तो राजनीति का वो भी एक हिस्सा है। और राजनीति क्या होती है? एक हमारा सिस्टम को बनाने का एक तरीका है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ सिर्फ राजनीति होती है, काम नहीं होता है। हम एक सरकार बनाते हैं, काम करने के लिए बनाते हैं, जो पब्लिक के लिए काम करेगी। आप विदेशों में जाकर देखिए सरकार पब्लिक के लिए क्या क्या काम करती है। हमारे देश की तो लोगों को ये भी नहीं पता है कि हमारे देश में सरकार क्यों बनती है और वो उसकी दायित्व तो हमारे प्रति क्या होते हैं लोकतंत्र में। तो हमारी संस्था ये जगाने का और ये बताने का भी काम जरूर करेगी कि आपके लिए जो सरकार चुनी जाती है कैसी सरकार होनी चाहिए और सरकार के आपके प्रति दायित्व क्या है। इसलिए जनता को एक अच्छा वोटर बनाना चाहती है संस्था और जागरूक वोटर बनके एक सही व्यक्ति का आप चुनाव करें। सिस्टम को सही करना जरूरी है। कुछ समय पहले आप एक राजनीतिक पार्टी से भी रही थी, आम आदमी पार्टी से। राजनीति को आपने क्यों छोड़ा? नहीं, हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि मैंने केजरीवाल जी के कामों को देखकर, जब केजरीवाल जी ने दूसरी बार दिल्ली में सरकार बनाई थी और केजरीवाल ने जो दिल्ली में काम किया है उसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। मैं स्वयं दिल्ली गई हूँ और मैंने स्वयं, ये नहीं कि मैं किसी दूसरे के कहने से मान लेती हूँ, स्वयं दिल्ली में अस्पतालों और स्कूलों की जो स्थिति देखी है, बेसिक नीड्स जो इंसान की होती है, केजरीवाल ने उसको बहुत अच्छे ढंग से किया है और बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। तो उनकी उस चीज़ से प्रभावित होकर मैंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था। लेकिन उसके अंदर देखिए, केजरीवाल अच्छे हैं, ज़रूरी नहीं कि सारे लोग अच्छे हो जाएं, सभी लोग केजरीवाल हों। तो पार्टी के अंदर रहते हुए कुछ ऐसी गतिविधियां मुझे देखने को मिली जो मेरे विचारों से मिलती नहीं थी, इसलिए मैंने पार्टी को छोड़ दिया। जैसा कि आप जो संस्था चलाती हैं, कुछ लोगों का मानना है कि संस्था जब वो चलाती है एक समाज सेवी कहलाती हैं। उनका एक खुद का एक हॉस्पिटल चल रहा है जो आपके ही नाम से है। लोगों का मानना है कि कितने कैंप आपने अब तक लगवाए हैं? कैंप? एक बात बताइए, कैंप से हम बेहतर सेवा यहाँ हॉस्पिटल में दे पा रहे हैं? आप तुलना कर सकते हैं, हमारे यहाँ से जितने भी लोग हैं सबसे कम पैसे में इलाज जो होता है वो सुनीता हॉस्पिटल में होता है। और कैंप में अगर आगे हो सकता है कि संस्था हमारे हॉस्पिटल के कैंप लगें, क्योंकि अभी हमारे यहाँ डॉक्टरों का पैनल पूरा नहीं हो पाया। अकेले डॉक्टर साहब हैं और वो देख रहे हैं। आगे हमारा कई डॉक्टरों का पैनल बना के कैंप लगाने की भी व्यवस्था हम करेंगे, क्योंकि अभी हमारा रिसेंट में हॉस्पिटल इस्टेब्लिश हुआ है। इससे पहले 1 साल अभी नहीं हो पाया है हॉस्पिटल को, और अभी हम पूरी सुविधाएँ भी नहीं कर पाए हैं। तो उसको करने के बाद कैंप भी बिल्कुल संस्था लगाएगी। मैडम, एक बात और जानना चाहेंगे, आप एक महिला होके आवाज़ उठाती, धरने पे बैठती हैं, आपको किसी तरह का कोई खौफ? नहीं, खौफ देखिए, आज की जो प्रणाली है, कोई भी धरना या धमकियां वगैरह इस तरह की मिलती हैं, तो मैं खौफ से नहीं डरती हूँ, इसलिए कि देखिए, जिंदगी जीना है, मौत एक सच है, उसे आना ही आना है। हम धरने में बैठे और ना बैठे तब भी मौत आएगी, जवानी होगी आएगी, लेकिन सच को कहने से सुनीता गंगवार और पैनी नज़र कभी पीछे नहीं हटेगी। समाज सेवा का विचार आपके मन में कब आया था? बचपन में ही आया था या फिर अभी जल्दी में ही? अगर आप मेरी बातों पे यकीन करेंगे तो मैं छोटी सी थी, मैं बहुत 5-6 साल की उम्र से मैं ऐसे कार्य करती आई हूँ। हाँ। तो जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, अपने क्षेत्र की जनता के लिए? देखिए, मैं जनता के लिए यही संदेश देना चाहती हूँ कि अगर आप आज जो भी हमारे देश में सरकार चल रही है, किसानों का इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, लगभग कह सकते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो चुका है हमारे देश से। नहीं तो एक 100 दिन के आंदोलन नहीं होना चाहिए, वो भी देश का अन्नदाता बैठा हुआ है जो पूरे देश को रोटी खिलाता है। तो ये एक ऐसा आंदोलन है जिस पर एक इतिहास बनेगा। इतना बड़ा, इतने लंबे समय तक इतनी क्रूर सरकार इससे पहले कभी नहीं आई है जिसने किसी जनता की आवाज़ को दरकिनार कर दिया हो। तो मैं जनता से यही संदेश देना चाहती हूँ कि अब आपको बदलना होगा, और इस देश को बदलने की और इस अत्याचार को बदलने की जिम्मेदारी आज जनता के कंधों पे है। आप किसी से उम्मीद नहीं कर सकते हैं, आपको स्वयं एक क्रांतिकारी बनना पड़ेगा। आपकी संस्था के बारे में भी पूछा, लेकिन मैडम एक बात और रहेगी, आपका जन्म स्थान जो है
कहाँ हुआ था और कैसे शुरुआत आपने आगे शिक्षा को लेकर की थी? मेरा जन्म स्थान कानपुर है, मेरा बर्थ कानपुर का है और मेरे फादर चूँकि एक सर्विसमैन थे, गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो कई जगह मेरी स्कूलिंग हुई है। झांसी से मैंने पढ़ने की शुरुआत की। झांसी है, आगरा है, इलाहाबाद है, बनारस है, कानपुर है। यूनिवर्सिटी एजुकेशन मेरी पूरी कानपुर की है और मेरी शादी जो हुई है वो यहाँ हुई है। तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कानपुर मेरी जन्मस्थली है और बरेली मेरी कर्मस्थली है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद। तो ये थी पहली नज़र सामाजिक संस्था की प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार। इन्होंने अपनी कई तरह की संस्था के बारे में खूबियां बताई कि पहली नज़र सामाजिक संस्था क्या है और उसका क्या उद्देश्य है। लोग कई तरह से सोचते हैं, कुछ राजनीतिक तरफ इशारा करते हैं, लेकिन आज इन्होंने इसको साबित कर दिया कि आखिर ये संस्था क्या है। आगे इस तरह की हम आपको खबरें आगे भी दिखाते रहेंगे। देखते रहिए A1 न्यूज़ इंडिया परवेज अंसारी के साथ।